बिना ताल लय सुर के आता जीवन नहीं तराने में। बिना श्वास का गान कहो यदि आग नहीं है गाने में। आग नहीं है गाने में। सिर का मोल किया करते हैं जहां चतुर नर ज्ञानी। वहां नहीं गर्दन चढ़ती है वहां नहीं कुर्बानी। वहां नहीं गर्दन चढ़ती है वहां नहीं कुर्बानी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए SST का मॉक टेस्ट लगातार लेकर आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज मॉक टेस्ट नंबर 17 है, जिसके माध्यम से हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की वीडियोस आगे भी आपको प्राप्त होती रहें। चलो चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 किचन गार्डनिंग, ऑप्शन नंबर बी ट्रक गार्डनिंग, ऑप्शन नंबर सी वेजिटेबल फोर्सिंग, ऑप्शन नंबर डी फ्लोटिंग गार्डनिंग। यदि आपको अगर कोई इस प्रश्न का उत्तर लगता है या उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। यदि नहीं पता है तो मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेजिटेबल फोर्सिंग जो होती है ये ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की एक विधि है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार, ऑप्शन नंबर बी षटभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी एकांतर, ऑप्शन नंबर डी समोच्च। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे टाइप करके आप बता सकते हैं और अपने आप को आजमा सकते हैं। यदि नहीं पता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी समोच्च। मतलब ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च कहते हैं। और पहाड़ों पर मतलब इसी विधि द्वारा जो है खेती की जाती है, बागवानी की जाती है। बाग लगाने की ये एक विधि है। प्रश्न नंबर 3, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन व खनिज लवण, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन व खनिज लवण। दोस्तों आप जानते होंगे विटामिन दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील। पहले कौन से होते हैं? जल में घुलनशील। और ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये होता है विटामिन बी और सी। ये दो विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील हैं। और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। दूसरे वाले कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील। ये दोस्तों कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। ऑप्शन नंबर ए सेंकना, ऑप्शन नंबर बी उबालना, ऑप्शन नंबर सी भूनना, ऑप्शन नंबर डी तलना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोजन पकाने की जो सबसे सही विधि है वो है उबालना। मतलब खौलते पानी में भोज्य पदार्थों को पकाने की क्रिया को ही तो हम उबालना कहते हैं। किसी बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा देते हैं, उसी में भोज्य पदार्थ डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार के पके हुए भोज्य पदार्थों के पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में नष्ट होते हैं, इसीलिए ये भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। प्रश्न नंबर 5, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन के पाचन में, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, ऑप्शन नंबर डी वसा के पाचन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के पाचन में जो है
ट्रिप्सिन एंजाइम जो है सहायक होता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। सेफर विधि, ऑप्शन नंबर 1 ए टांग की हड्डी टूटने पर, ऑप्शन नंबर बी रोगी के पानी में डूबने पर, ऑप्शन नंबर सी पसली की हड्डी टूटने पर, ऑप्शन नंबर डी सामान्य मूर्छा आ जाने पर सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोगी के पानी में डूबने पर। कहने का आशय यह है दोस्तों कि रोगी के पानी में डूबने पर कृत्रिम सांस देने के लिए सेफर विधि प्रयोग में लाई जाती है। वयस्क लोगों में कृत्रिम सांस के लिए सेफर विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। सेफर विधि में क्या होता है, रोगी को पीठ के बल लिटाकर उसकी पसलियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है या 2-3 सेकंड तक करते हैं, उसके बाद 2-3 सेकंड तक हटा देते हैं। इस क्रिया को करने से रोगी के फेफड़ों में श्वास की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। तो यही तो है सेफर विधि। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई? ऑप्शन नंबर ए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट में, ऑप्शन नंबर बी मानव विकास रिपोर्ट में, ऑप्शन नंबर सी विश्व विकास रिपोर्ट में, ऑप्शन नंबर डी ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। ये संपोषणीय विकास मानव विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण का निम्नीकरण किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। और साथ में क्या होता है इसमें कि भावी पीढ़ियां जो हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनके उपयोग पर बल दिया जाता है। तो यही है ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते होंगे और अगर जानते हैं तो जल्दी से जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके इसका सही आंसर लिख भेजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कछुआ, ऑप्शन नंबर बी घड़ियाल, ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी डॉल्फिन गंगेटका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉल्फिन गंगेटका जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और ये जो मछली है यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली, शंगु नदी तंत्र में पाई जाती है। इसे जो है हमारी जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। और लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इनकी संख्या में, भारी संख्या में इनकी कमी जो है, इनकी संख्या जो है कम होती जा रही है। उसका कारण क्या है कि जल प्रदूषण। इसलिए इसके अलावा मछलियां पकड़ने का जाल, नदियों में गाद का जमा हो जाना और तेल प्राप्त करने के लिए इनका शिकार करना एक आम बात हो गई है। इसीलिए इनकी संख्या में भारी गिरावट जो है देखी जा रही है। प्रश्न नंबर 9, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? वर्ष 1980, ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1988, ऑप्शन नंबर सी 1986, ऑप्शन नंबर डी 1990। वन संरक्षण अधिनियम बेहद महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1980, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया था और 1988 में संशोधित किया गया। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी ओजोन। कौन सा जो है हरितगृह यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो है गैस नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जैविक खाद, ऑप्शन नंबर बी फसल चक्र, ऑप्शन नंबर सी कीटनाशक रसायन, ऑप्शन नंबर डी मृदा अपरदन रोकना। मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो इस प्रश्न का
सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कीटनाशक रसायन, ये मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। जबकि जैविक खाद, फसल चक्र, मृदा अपरदन रोकना, ये सारी जो है मृदा को संरक्षण करने की जो है विधियां हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओस्टियोमलेशिया, ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ओस्टियोपोरोसिस। ये कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में होने वाला रोग है। और इसमें क्या होता है, जब ये रोग हो जाता है तो इससे हड्डियों के टूटने का खतरा जो है वृद्धावस्था में बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 13, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लिपोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी हीम, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी ग्लोबिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ग्लोबिन, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी कारण रुधिर कणिकाएं लाल होती हैं। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ध्यान रखने वाली बात है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर बी फ्रोवेल, ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर डी डाल्टन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट। और हर्बर्ट ने 4 चरण बताए हैं अपनी योजना में। इनके 4 चरण हैं, जिसमें पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा संगठन, चौथा तुलना या मूल्यांकन। तो इस तरीके से इनके 4 चरण हैं। तो यही वो जर्मन शिक्षा शास्त्री हैं जिनकी पाठ्य योजना पद्धति जो है यूरोप और भारत में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 15, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 14। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 15। पंचम सवारी ताल में जो है मात्राओं की बात की जाए तो 15 मात्राएं होती हैं। सवारी ताल के अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें पंचम सवारी ताल एक प्रकार का मसूर ताल है जिसका वादन अधिक होता है। इस ताल में 15 मात्राएं होती हैं। इस ताल को कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है। पंचम सवारी ताल को जो है कथक जो नृत्य होता है उसके साथ जो है बजाया जाता है। इसका स्वतंत्र वादन भी तबला वादक करते हैं। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं और जानते होंगे, मुझे उम्मीद है, इस प्रश्न का उत्तर। वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। यदि आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके भेज सकते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। यह संस्कृत में रचा गया है और यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। राग भैरव का गायन समय क्या है? किस समय गाया जाता है राग भैरव? ऑप्शन नंबर ए रात्रि, ऑप्शन नंबर बी प्रातःकाल, ऑप्शन नंबर सी दोपहर, ऑप्शन नंबर डी सायंकाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रातःकाल में राग भैरव का जो है गायन किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं दोस्तों। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मृदा समूह, ऑप्शन नंबर बी मृदा समुच्चय, ऑप्शन नंबर सी मृदा संरचना, ऑप्शन नंबर डी मृदा कणाकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मृदा कणाकार। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं मृदा कणाकार। यहाँ अड़ा पे जो है डंडा है।
प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ऑप्शन नंबर बी, यह विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। तो कौन सा कथन आपको इस संदर्भ में सही नहीं लग रहा है खनिज के संदर्भ में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ये गलत है, क्योंकि सभी खनिज अधात्विक नहीं होते हैं, कुछ धात्विक भी होते हैं। यदि आपने हमारे पुराने मॉक टेस्ट की सीरीज में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रश्न नंबर 20, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, गिरनार का शैलाभिलेख। ऑप्शन नंबर बी, बादशाहनामा चित्रकला। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा शैली की चित्रकला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। अगर हम आरंभिक मानवों की समझ के लिए बात करें तो मध्य प्रदेश में आपने भीमबेटका का नाम सुना होगा। मैंने अपने पिछले मॉक टेस्ट में भी इसके बारे में बताया था, भीमबेटका। यहाँ क्या है कि यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है जो लगभग 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से संबंधित है। यहाँ पर आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका रायसेन जिले में। ये आपके सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए, एक निश्चित फीस देकर। ऑप्शन नंबर बी, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब भी खेतों में काम करते थे। ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन नंबर डी, सरकारी संस्थानों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब भी खेतों में काम करते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध सत्यों को नहीं स्वीकार आ गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। ऑप्शन नंबर डी, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, यानी कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं जो है बनाई जाने लगी। प्रश्न नंबर 23, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार जोता गया। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। ऑप्शन नंबर डी, उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। प्रश्न नंबर 24, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। ऑप्शन नंबर डी, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो जो सही नहीं है, कौन सा गलत है, तो वो प्रश्न उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा। ये गलत बात है, नहीं रखा। प्रश्न नंबर 25, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ऑप्शन नंबर ए, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। ऑप्शन नंबर बी, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। ऑप्शन नंबर सी, तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके।
ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। ऑप्शन नंबर सी, जनता को मतदान का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। ये प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 27, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से जानते हैं यदि आप हमारे पिछले मॉक टेस्ट को अच्छे से लगाया है। तो दोस्तों ये मैं कई बार बता चुका हूं कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए, समय। ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति जात प्राणी जात। ऑप्शन नंबर सी, जलवायु। ऑप्शन नंबर डी, उच्चावच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समय। दोस्तों जो मृदा परिच्छेदिका होती है इसको कुओं की खुदाई करते समय देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। तो जो ऊर्ध्वाधर मृदा होती है वही मृदा परिच्छेदिका कहलाती है और इसकी मोटाई का निर्धारण जो है समय करता है। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ऑप्शन नंबर सी, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। इन दो हिस्सों में जो है इनका वर्गीकरण किया जा सकता है संसाधनों का। प्रश्न नंबर 30 और आज के मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? ऑप्शन नंबर ए, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। ये लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरीके से आप अपना लगातार रिवीजन करते रहिए, खुद को आजमाते रहिए और खुद को तैयार करते रहिए जनवरी 2000 परीक्षा के लिए, सीटेट जनवरी 2024 की परीक्षा के लिए। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली बार एक नए मॉक टेस्ट के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।